हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज अमन कौशिक। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है एकदम बेसिक ग्रामर पर बेस है। ऐसा बेसिक ग्रामर जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे मिस्टेक करते हैं जो हमको पता नहीं रहता। तो आज उन्हीं मिस्टेक्स को हम क्लियर करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे और उसको एक एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ तो वर्ड लिख रहा हूँ, उसका मीनिंग आप बताइएगा। पहला है लेटर और दूसरा है अल्फाबेट। सो फ्रेंड्स, इसका मीनिंग क्या है? पत्र की अक्षर। और इसका मीनिंग क्या है? वर्णमाला। चलिए देखते हैं। लेटर वर्सेस लेटर्स, अल्फाबेट वर्सेस अल्फाबेट्स। सो फ्रेंड्स, हम जो ग्रामर पढ़ते हैं लेटर है ना और लेटर्स, दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये जो लेटर है इसका मतलब होता है पत्र और ये जो लेटर्स है इसका मतलब होता है अक्षर। राइट फ्रेंड्स, वही होते हैं अल्फाबेट और अल्फाबेट्स, है ना। जो अल्फाबेट होता है उसका मतलब होता है वर्णमाला और जो अल्फाबेट्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है? भाषाएं, लैंग्वेजेस। राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ जो मिस्टेक करते हैं, जो पहला मिस्टेक है ना, हम जो भी अक्षर रहते हैं उसको क्या बोल देते हैं? लेटर। लेकिन लेटर का मतलब क्या होता है? पत्र। तो जितने भी अक्षर होते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? लेटर्स। राइट। मिस्टेक ये करते हैं। अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला और अल्फाबेट्स का अर्थ होता है भाषाएं। ठीक है दोस्तों। इसके जैसे और बहुत सारी चीज आते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा गुड। गुड का मीनिंग क्या होता है? अच्छा। इसी लास्ट में एस जोड़ देते हैं। गुड्स। तो गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान। आपको पता है नहीं पता? जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। राइट। तो गुड और गुड्स, गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड्स का मतलब होता है सामान। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेम वैसे वुड, आपको पता ही है वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। और मैं बोल दिया वुड्स। वुड्स का मीनिंग क्या होता है? जंगल, है ना। एक स्पेलिंग से पूरा मीनिंग चेंज हो जा रहा है ना दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये समझ में आ रहा है ना कि एक स्पेलिंग का कितना महत्व रहता है इंग्लिश में, पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये थे लेटर्स एंड अल्फाबेट। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अल्फाबेट के पास, देखते हैं अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों? आपको तो पता ही होगा, है ना। एवरी लैंग्वेज हैज एन अल्फाबेट। जितनी भाषा दुनिया में, इस दुनिया में जितनी भी भाषा हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे बंगाली हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे गुजराती हो, जितनी भी भाषा है, कोई भी भाषा ले लेंगे, है ना, सभी भाषा की एक अल्फाबेट होती है। क्या होते हैं? अल्फाबेट होते हैं। राइट फ्रेंड्स। जैसे कि हम ले लेंगे हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में कितने अल्फाबेट होते हैं दोस्तों? हाँ बोलो। 52। राइट। वैसे इंग्लिश भाषा में कितने अल्फाबेट होते हैं दोस्तों? 26। राइट, है ना। यही होता है ना। गलत, ये इतने नहीं होते हैं। तो गलत हो गया। पूछो कैसे गलत हो गया? मैंने आपको अभी बताया, है ना।
इस दुनिया में जितने भी भाषा हैं सभी के एक अल्फ़ाबेट होते हैं। कितने? मात्र एक ही अल्फ़ाबेट होते हैं, है ना दोस्तों। उस अल्फ़ाबेट के अंतर्गत लेटर्स आते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो नंबर है वो किसके नंबर है? लेटर्स के नंबर है, ना कि अल्फ़ाबेट के। तो अब बताइए, हिंदी लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट हुए? एक। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट हुए? एक। इस दुनिया में जितने भी भाषाएं हैं, सही भाषाएं की एक अल्फ़ाबेट होती है। उस अल्फ़ाबेट के अंतर्गत, है ना, बहुत सारे लेटर्स आते हैं। जैसे कि हिंदी के अल्फ़ाबेट में, हिंदी के वर्णमाला में 52 अक्षर है ना। इंग्लिश के जो वर्णमाला है ना, जो अल्फ़ाबेट है उसमें 26 अक्षर हैं, 26 लेटर्स हैं। आ रहा दोस्तों समझ में? भाई अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। जो वर्ण है वही तो अक्षर है, और माला को हम समझ सकते हैं गुच्छा, समूह, है ना दोस्तों। मतलब अक्षरों का समूह, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना। तो एक भाषा में जितने भी लेटर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कॉल्ड अल्फाबेट, राइट। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स called alphabet, right friends? तो जितने भी लेटर्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो टोटल काउंट करेंगे। जैसे कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, तो ये जो 26 लेटर्स है, ठीक, इसका टोटल नंबर क्या कहलाएगा? अल्फाबेट। जैसे हिंदी में 52 लेटर्स हैं, तो ये टोटल नंबर लेंगे, तो ये क्या कहलाएगा हिंदी लैंग्वेज का? अल्फाबेट। सो फ्रेंड्स, यहाँ एक डाउट क्लियर हुआ कि अल्फ़ाबेट क्या होता है और लेटर्स क्या होते हैं। लेटर क्या होता है, लेटर्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होता है और अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम जानेंगे कि वर्ड क्या होता है, कि वर्ड क्या होगा, है ना। आपको पता ही है वर्ड का मीनिंग क्या होता है ना, शब्द। सो फ्रेंड्स, वर्ड क्या होता है? कैसे डिफाइन करोगे कि वर्ड कैसे होगा, किसको बोलेंगे वर्ड? सो फ्रेंड्स, जो वर्ड होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना, लेटर्स का समूह रहता है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स प्रॉपर मीनिंग, है ना। लेटर्स का समूह जो एक उचित अर्थ देता है। जैसे कि हम ले लेंगे ग्रुप, लेटर्स का समूह है दोस्तों, इसका मीनिंग क्या होता है? पुस्तक, है ना। इसका एक प्रॉपर मीनिंग आ रहा है। अब मैं इसको ले लूंगा, PKOO, जी कुछ ले लेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है? कुछ नहीं, लेकिन ये भी क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं आ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये वर्ड होगा और ये नहीं होगा। तो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स प्रॉपर मीनिंग, जिसका एक उचित अर्थ रहता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्ड। सो फ्रेंड्स, समझ में आया? एक सिंपल सा चीज है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स प्रॉपर मीनिंग, दैट्स कॉल्ड वर्ड, राइट। सो फ्रेंड्स, देखते हैं अगला कि सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सा चीज है कि सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस क्या होगा। सो फ्रेंड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे बोलूंगा ही इज playing or full stop. So a group of words which gives proper meaning and sense, है ना, एक प्रॉपर मीनिंग या सेंस देता हो, क्या कहलाता है? सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ सावधानी की एक चीज बात है कि यहाँ पास अगर फुल स्टॉप ना हो, यहाँ पास अगर फुल स्टॉप ना हो तो ये सेंटेंस नहीं होगा। ठीक, पहली चीज, अगर फुल स्टॉप ना हो तो सेंटेंस नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर यहाँ कॉमा हो तो भी ये सेंटेंस नहीं होगा। कॉमा का अर्थ क्या है? कि आगे और कुछ आने वाला है। कॉमा लगाते हैं मतलब आगे कुछ और आने वाला है।
तो ये पूरा कंप्लीट तो हुआ नहीं है ना, इसका सेंस पूरा भी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, क्योंकि इसके आगे कुछ और आने वाला है। सो फ्रेंड्स, हम सेंटेंस तब बोलेंगे तो इसके लास्ट में क्या हो, फुल स्टॉप हो, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। अब एक सेंटेंस है, ठीक है, अगर ये बस कॉमा है तो सेंटेंस नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है, राइट? चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर, देखते हैं पैराग्राफ क्या होता है ना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है पैराग्राफ जो है। तो फ्रेंड्स, पैराग्राफ है ना, कभी भी एग्जाम होता है ना, तो हम जैसे एग्जाम में निबंध लिख रहे हैं है ना, हम कभी भी मन चाहे पैराग्राफ बदल देते हैं, मन करता है तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा हो गया, अब पैराग्राफ चेंज कर देना चाहिए, ऐसे ही करते हैं हम लोग, है ना। मैं तो बहुत क्यों ऐसा, है ना। तो फ्रेंड्स, अगर हमें एग्जाम हो रहा है तो हमको पता होना चाहिए कि पैराग्राफ कहाँ चेंज करना है, क्योंकि इसके भी रूल्स होते हैं कि पैराग्राफ चेंज कहाँ किया जाता है ना, इसके भी रूल्स रहते हैं। जैसे आप पुस्तक पढ़ रहे हो तो बहुत सारे पैराग्राफ चेंज करके पुस्तक में भी लिखा रहता है, कोई चैप्टर लिखा रहता है, कोई भी ऐसे लिखा रहता है। सो फ्रेंड्स, पैराग्राफ का रूल कहाँ है, कैसा है, क्यों है, कहाँ यूज़ करते हैं पैराग्राफ, है ना, क्योंकि फ्रेंड्स इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है पैराग्राफ। हमको पता होना चाहिए कि पैराग्राफ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, है ना। चलिए चलते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, है ना, जैसे कि टॉपिक क्या है, बुक के ऊपर एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ये बुक, ये बुक, ये बुक, ये बुक, है ना, इसके बारे में लिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये पर्टिकुलर टॉपिक खत्म हो जाता है, अब जैसे ही ये पर्टिकुलर टॉपिक खत्म हो जाता है, अब बात की आ जाती है पेन की, तो यहाँ पर हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। सो फ्रेंड्स, पैराग्राफ क्या बोलता है कि पैराग्राफ में सिर्फ किसी पर्टिकुलर टॉपिक या टाइम के बारे में डिस्क्राइब किया जाना चाहिए। पर्टिकुलर टॉपिक जैसे बुक हो गया या पेन हो गया, या हम कुछ भी लिख रहे हैं या कुछ भी लिखा हुआ है पुस्तक में, तो आप पैराग्राफ को एक बार देख लीजिएगा, उसमें पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डिस्क्राइब रहता है एक पैराग्राफ में, और वही हम उसके बाद किसी और दूसरे टॉपिक या और दूसरे टाइम के बारे में, दूसरे समय में, जैसे कि यहाँ पास बात हो गई मॉर्निंग की, यहाँ पास बात हो गई इवनिंग की, तो यहाँ पास ये पैराग्राफ चेंज होगा। सो फ्रेंड्स, पर्टिकुलर टॉपिक या टाइम के बारे में एक पैराग्राफ में पूरा डिस्क्राइब रहता है, ठीक। जैसे टॉपिक को चेंज करते हैं तो पैराग्राफ चेंज हो जाता है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक या टाइम, है ना, उसके अकॉर्डिंग पैराग्राफ लिखा जाता है, उसके बाद पैराग्राफ चेंज होता है। जैसे हम हिंदी भाषा में लिख रहे हैं तो भी इसको यही रूल होगा, इंग्लिश भाषा में लिख रहे हैं तो भी यही रूल रहेगा। तो कभी भी एग्जाम में ये मिस्टेक नहीं करना, है ना, क्योंकि एग्जाम में हम बहुत मिस्टेक करते हैं, जब लिखते रहते हैं लगता है बहुत सारा लिख लिए, आप पैराग्राफ चेंज करते हैं, है ना। तो हमको पैराग्राफ का चाहिए यूज़ करना चाहिए एक पर्टिकुलर टॉपिक या समय के बारे में, समय का डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखना पड़ता है, ठीक। और वही अगर उसको चेंज कर रहे हैं, टॉपिक को चेंज कर रहे हैं या डिस्क्रिप्शन को मतलब चेंज कर रहे हैं, तो पैराग्राफ भी चेंज होता है। सो फ्रेंड्स, ये था पैराग्राफ जो पर्टिकुलर टॉपिक या टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सो फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, है ना, विच गिव्स प्रॉपर मीनिंग, दैट्स कॉल्ड पैराग्राफ, है ना। लेकिन इसका भी एक ट्विस्ट है, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस विच इज बेस्ड ऑन पर्टिकुलर टॉपिक और टाइम। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस विच इज बेस्ड ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, विच इज बेस्ड ऑन पर्टिकुलर टॉपिक और टाइम, दैट्स कॉल्ड पैराग्राफ, है ना। सो फ्रेंड्स, पैराग्राफ समझ में आया। अब ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना जब भी पैराग्राफ चेंज करते हो। लग रहा है टॉपिक खत्म हो गया, अब नया टॉपिक शुरू करने वाला है, तो फिर पैराग्राफ चेंज करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।